व्यूअर्स, 19वीं सदी के आखिर में लिटरेचर ने एक नई डायरेक्शन ली, जहां नॉवल और ड्रामे में रियलिटी को एज इट इज़ दिखाया जाने लगा, रियलिज्म को बढ़ाया गया। तो रियलिज्म से मिलती जुलती एक नई मूवमेंट इमर्ज हुई जिसका नाम था नेचुरलिज्म। ख़ास तौर पर फ्रेंच राइटर्स ने इस मूवमेंट के राइज होने में अहम रोल प्ले किया, जिनमें एमिल ज़ोला का नाम बहुत बड़ा है। इन्होंने ऐसी दुनिया क्रिएट की जहाँ कोई झूठ नहीं होता, जहाँ कोई ख्याली पुलाव नहीं पकता, कोई इमेजिनेशन नहीं होती, बल्कि रियलिटी को एज इट इज़ दिखाया जाता है। जो आंखें देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं, वही हकीकत बयान की जाती है। यानी नेचुरलिज्म में रियलिटी डिपिक्ट की जाती है, लाइफ को आइडियलाइज और रोमांटिसाइज किए बगैर सही से दिखाया जाता है, हकीकत पर जोर दिया जाता है। आम लोगों की ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ, परेशानियाँ और मुश्किलात, ये सब दिखाया जाता है। यानी इसमें लोअर क्लास और वर्किंग क्लास पर फोकस किया जाता है। फिर नेचुरलिस्ट्स का कहना था कि इंसान का बिहेवियर उसके इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होता है। यानी इंसान जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर बिल्ड होता है। नेचुरलिज्म में पॉवर्टी, क्राइम और सोशल इश्यूज पर बात की जाती है। इस तरह नेचुरलिज्म में हार्श रियलिटी पर बात की जाती है। ये मूवमेंट इन इश्यूज को बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाती है ताकि इनके इफ़ेक्ट को समझा जा सके। एक नेचुरलिस्ट राइटर लिखते वक्त ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वो अपनी पर्सनल जजमेंट के बगैर कैरेक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक वे में क्रिएट करता है। नेचुरलिज्म को अक्सर साइंटिफिक मेथड से भी एसोसिएट किया जाता है कि इसमें साइंटिफिकली रियलिटी को डिपिक्ट किया जाता है, साइंटिफिकली चीज़ों को एज इट इज़ दिखाया जाता है, अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं किया जाता। फिर नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ये भी है कि लोगों की फेट उनके इन्वायरमेंट से डिटरमिन होती है। यानी इंसान की किस्मत का फैसला उसके इन्वायरमेंट से होता है। यानी जिस इन्वायरमेंट में वो पैदा होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो बढ़ता है, उसी इन्वायरमेंट का उस पर इफ़ेक्ट होता है, इर्द गिर्द की सिचुएशंस का उस पर असर होता है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग इंसान का अपनी किस्मत पर कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। यानी इंसान का अपनी किस्मत पर कंट्रोल नहीं होता, वो अक्सर हालात के हाथों मजबूर होता है। पूरी दुनिया में राइटर्स ने इस मूवमेंट के राइज होने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। एमिल ज़ोला के अलावा ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का नाम काबिले ज़िक्र है, जिन्होंने नेचुरलिस्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए। ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का ही एक इम्पोर्टेंट प्ले हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मिस जूली। मिस जूली एक नेचुरलिस्ट ड्रामा है जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक वे में सोशल इश्यूज पर बात की गई है कि किस तरह टाइटल कैरेक्टर यानी मिस जूली पर उसके इन्वायरमेंट का असर होता है, अपनी फेट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम उठाती है और ट्रेजिक एंड को पहुंचती है। मिस जूली एक ट्रेजिक हीरोइन है। इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है स्वीडिश। इसका स्वीडिश टाइटल है फ्रोकन जूली। 1888 में ये लिखा गया, 1889 में ये डेनमार्क में परफॉर्म हुआ और इसी साल ये पब्लिश भी हुआ। 1888 में जब ये ड्रामा लिखा गया, तब यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जिनकी वजह से मिडिल क्लास राइज होने लगी और अरिस्टोक्रेसी का डाउनफॉल हुआ। मिस जूली जो एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, ये 25 ईयर्स ओल्ड है। प्ले में इसका डाउनफॉल होता है और ये सुसाइड करने का फैसला करती है। बेसिकली मिस जूली सिंबलाइज करती है अरिस्टोक्रेसी को और इसका डाउनफॉल सिंबलाइज करता है अरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल को। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों करती है ये सुसाइड, कैसे पहुंचती है ये इस ट्रेजिक एंड तक। मिस जूली एक काउंट की बेटी है। काउंट एक पैसे वाला अमीर आदमी है और प्ले के शुरू में ही हमें पता चलता है कि काउंट एक ट्रिप पर घर से बाहर गया हुआ है। पूरे प्ले में काउंट स्टेज पर नहीं आता, इसके शूज़
स्टेज पर पड़े होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं पावर को। मिस जूली अपने फादर के साथ नहीं जाती और कहती है कि वो घर पर ही अपने सर्वेंट्स के साथ मिडसमर ईव सेलिब्रेट करेगी। प्ले की सेटिंग रखी गई है मिडसमर ईव के दौरान। मिडसमर ईव स्वीडन में एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून से 25 जून के दरमियान। जो भी फ्राइडे आता है उस फ्राइडे को ये मिडसमर ईव होती है। अब मिस जूली घर पर ही अपने सर्वेंट्स के साथ मिडसमर ईव सेलिब्रेट करती है। वो घर के सर्वेंट्स के साथ डांस करती है और पागलों की तरह बिहेव करती है। मिस जूली अपने एक सर्वेंट जीन के पास आती है और उसे आकर कहती है कि मेरे साथ डांस करो। जीन अपनी फियोंसी के साथ किचन में होता है। जीन की फियोंसी का नाम है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन एक कुक है और प्ले में ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। क्रिस्टीन किचन में खाना बना रही होती है। जीन इसके पास आता है और ये दोनों मिस जूली के बिहेवियर पर बात करने लगते हैं कि मिस जूली को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत अजीब तरह से एक्ट कर रही है, घर के सर्वेंट्स के साथ डांस कर रही है। जीन कहता है कि मिस जूली ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि रिसेंटली उसकी इंगेजमेंट टूट गई है। मिस जूली ने अपने फियोंसी को डॉग की तरह ट्रीट किया था। एक विप यानी कोड़े के साथ अपने फियोंसी को डॉग की तरह ट्रीट करती है तो उसके फियोंसी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो इंगेजमेंट तोड़ देता है। अब मिस जूली अपनी इंगेजमेंट टूटने पर बहुत ही शर्मिंदा थी और इस शर्मिंदगी को ओवरकम करने के लिए वो घर के सर्वेंट्स के साथ डांस कर रही थी। फिर मिस जूली किचन में आती है और जीन से कहती है कि आओ मेरे साथ डांस करो। जीन कहता है कि हम पहले भी डांस कर चुके हैं, अब दोबारा डांस करेंगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मिस जूली नहीं मानती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। तो वो दोनों डांस करने लगते हैं। उनका एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और दोनों के दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है। इस सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद मिस जूली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि जीन एक सर्वेंट था यानी एक मुलाजिम था। जीन सिंबलाइज करता है राइज ऑफ मिडिल क्लास को। मिस जूली के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद जीन का राइज होता है यानी मिडिल क्लास का राइज हो रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि किस तरह जीन मिडिल क्लास के राइज को सिंबलाइज कर रहा है और मिस जूली का डाउनफॉल अरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल को सिंबलाइज करता है। अब मिस जूली बहुत परेशान और शर्मिंदा होती है क्योंकि जीन एक सर्वेंट था और एक सर्वेंट के साथ वो रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ा सकती थी यानी शादी भी नहीं कर सकती थी। उनके दरमियान सोशल बैरियर्स थे। मिस जूली अपर क्लास से बिलोंग करती थी, पैसे वाली अरिस्टोक्रेटिक लेडी थी और जीन एक मुलाजिम था, एक नौकर था। मिस जूली का डाउनफॉल सिंबलाइज करता है अरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल को और जीन का राइज होना सिंबलाइज करता है मिडिल क्लास के राइज होने को। मिस जूली अब बहुत परेशान होती है तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि काउंट के घर आने से पहले ही वो दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मिस जूली कहती है कि वो एक होटल बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। वो क्रिस्टीन को भी अपने साथ जाने को कहते हैं लेकिन क्रिस्टीन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर यकीन रखती थी। वो कहती है कि तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे और फिर वो चर्च जाने का फैसला करती है। अब मिस जूली और जीन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि काउंट वापस आ गया है। जीन दोबारा से मुलाजिम के रूप में आ जाता है और मिस जूली मज़ीद परेशान हो जाती है कि वो अब इस घर से भी नहीं निकल पाएंगे। मिस जूली कहती है कि अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। वो जीन से कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो जीन कहता है कि एक अरिस्टोक्रेटिक नोबल वुमन अपनी ख़राब रेपुटेशन के साथ भला क्या कर सकती है, उसे सच में मर जाना चाहिए। वो मिस जूली को रेज़र देता है ताकि वो सुसाइड कर सके।
बेल दोबारा से बजती है कि काउंट वापिस आ चुके हैं। मिस जूली वो रेज़र लेकर वहाँ से चली जाती है और ऑडियंस यही समझती है कि मिस जूली ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन इसे ऑन स्टेज नहीं दिखाया जाता। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। मिस जूली एक ट्रैजिक हीरोइन है जिससे ऑडियंस में पिटी और फियर के इमोशंस इवोक होते हैं। नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडीज़ में ऐसे ही दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स और नेचर इंटरकनेक्टेड हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। उसका इन्वायरमेंट ही उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर करता है। समटाइम्स वो अपने डिसीजंस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाता, बल्कि हालात के हाथों मजबूर होता है। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि मिस जूली जैसे कैरेक्टर्स पिटिएबल होते हैं, यानी काबिले रहम होते हैं। इन पर रहम करना चाहिए, इन पर तरस खाया जाना चाहिए। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।